solution of mock test paper by Goyal Institute. Business law, CA Foundation, दिसंबर 2023 एग्जाम्स। हाँ जी, डिस्कस करते हैं क्या क्या आपने किया। देखो, जो मॉक टेस्ट पेपर था बिजनेस लॉ का, वो डिस्कशन करते हैं, क्या गलतियां हुई देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का ए पार्ट क्या कहता है, एक्स वाई जेड ने मिलकर 60,000 का लोन लिया एल से। किस किसने लोन लिया, एक्स वाई जेड, तीनों ने मिलकर किससे लोन लिया, एल से। लोन लिया कितने रुपए का, ऑफ रुपीज 60,000। आप बताओ, ज्वाइंट लोन के केस में सेक्शन 43 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एंड सेक्शन 45 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट लगते हैं, जो कहता है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कि भाई क्या ये एल एक्स से मांग सकता है सारे पैसे। हाँ जी, क्या एल कैन क्लेम होल 60,000 फ्रॉम एक्स, यस, फ्रॉम वाई, यस, फ्रॉम जेड, यस। अगर जेड से मांग लिया, एक्स से 60,000 रुपए मांग लिए, तो एक्स को लो पावर देता है कि तू किससे मांग ले प्रोपोर्शनेट पैसे, वाई एंड जेड से। पर तू इनकार नहीं कर सकता कि मुझ अकेले से क्यों मांग रहे हैं। कम एल कैन क्लेम, इसमें एल किससे मांग सकता है, एक्स से। एल कैन क्लेम होल अमाउंट ऑफ रुपीज 60,000 फ्रॉम एक्स। ले सकता है, ले सकता है, बट एक्स कैन क्लेम proportionate amount from y and z। y और z से आप क्या मांग सकते हो, proportionate amount। 20-20 हजार उन दोनों से ले लोगे, यस। बोलोगे डाउट इसमें, बोलो। अब बात आ गई कि अगर मान लो इनमें से कोई एक्सपायर हो जाए, मान लो वाई जेड एक्सपायर हो गई, तो वाई जेड के रिप्रेजेंटेटिव और एक्स सर्वाइवर है, उनसे मांग सकता है 60,000। पर मैं कहता हूं सपोज ऑल एक्स वाई जेड एक्सपायर्ड, तीनों एक्सपायर हो गए। जब तीनों एक्सपायर हो गए तो एल क्या करे, किससे मांगेगा, एल एक्स के रिप्रेजेंटेटिव से, वाई के रिप्रेजेंटेटिव से, जेड के रिप्रेजेंटेटिव से। तो याद रखना, एक्स वाई जेड इनके जो रिप्रेजेंटेटिव है, रिप्रेजेंटेटिव लाइबल टू पे ऑन बिहाफ ऑफ डिसीज पर्सन। जो रिप्रेजेंटेटिव है ऑफ डिसीज्ड शेयर, डिसीज का शेयर देने के लिए लाइबल है, वो पूरे 60,000 रिप्रेजेंटेटिव से नहीं मांग सकते। एक्स का रिप्रेजेंटेटिव कितने देगा, 60,000 का लोन है, एक्स का रिप्रेजेंटेटिव कहेगा मेरे बंदे का कितना बनता है, 20, उससे कितना लेना, 20, वाई के रिप्रेजेंटेटिव से 20, जेड के रिप्रेजेंटेटिव से 20। एल कांट क्लेम होल रुपीज 60,000 फ्रॉम एक्स एज रिप्रेजेंटेटिव। आप एक्स के रिप्रेजेंटेटिव से पूरा 60,000 रुपए नहीं मांग सकते। कितना मांगोगे, सिर्फ उसके मरने वाले का हिस्सा 20,000, पूरा नहीं है। ऑलरेडी एक टेस्ट आ चुका है, मैंने उसमें भी बताया था कि घर में टेस्ट पड़ा होगा, पढ़ लेना। जिंदा है तो एक्स वाई जेड पूरा 60,000 रुपए देने के लिए लायबल है अकेला। मर गया तो उसका परिवार कितने पैसे देगा, उसका हिस्सा। एक्स का हिस्सा कितना है, 20, वाई का हिस्सा कितना है, 20, जेड का हिस्सा कितना है, 20, और वो भी 20 भी तब देगा जब जाने वाला इतनी प्रॉपर्टी छोड़ गया। आधों ने तो इसी चीज पे जोर दिए रखा आंसर लिखते वक्त कि भैया जितनी प्रॉपर्टी छोड़ गया उतना, जितनी भैया 20,000 फिगर तो भरो। एक दो ने फिगर ही नहीं लिखी, कहानी नाम कहानी लिख रहे हैं उसमें, हाँ ये लायबल होगा, ये लायबल होगा, वो देंगे, वो मर गया, वो देंगे। कहीं फिगर तो बनाओ, 60,000 रुपए फिगर का शेयर कितना देगा, मार्क्स नहीं मिलेंगे। सीधा दिखना चाहिए एग्जामिनर की नजर उस फिगर पे पड़े जो आंसर है।
तो वो कितने रुपए मांग सकते थे? मैक्सिमम 20। जिंदा रहते XYZ तो किसी से भी 60,000 मांग सकते थे, मरने के बाद उसका रिप्रेजेंटेटिव उसके शेयर से ज्यादा देने के लिए लायबल नहीं है। याद रखना, ऑलरेडी एक टेस्ट में आ चुका है, घर में टेस्ट पड़ा होगा, देख लेना। क्लियर है? लेकिन अब क्वेश्चन नंबर 2, चलो मैं मान गया 1 तो सबका काफी हद तक गलत हुआ, लगभग सबका। मैंने आधा 1 नंबर दे दिया क्योंकि उन्होंने राम कहानी लिखी थी ना, लो लिखा था, उसका नंबर मिल गया। लेकिन सेकंड क्यों गलत हुआ, मुझे ये नहीं जवाब मिला। सेकंड सिर्फ 2-3 बच्चों का सही हुआ, 1-2 ने तो फिगर ही नहीं लिखा कितना, बात नहीं बनेगी। हाँ, अंदर कंटेंट सही लिख रहे हैं कि भाई जो लॉस है उसका 1/5 देगा और बाकी क्या है 1/5 आएगा, बाकी डूब गया उसका शेयर करेगा। अमाउंट देखो क्या कहता है इस क्वेश्चन में, देखो एक बार के लिए। देखो इस क्वेश्चन में क्या कहता है सेकंड पार्ट में, सेकंड पार्ट में कहता है फर्स्ट के सेकंड पार्ट में होल अमाउंट अगर एल को कौन दे दे, वाई दे दे, यानी एल की पेमेंट किसने दे दी, वाई ने। कितने रुपए दे दी, 60,000 पेड। सेकंड पार्ट में सारा का सारा पैसा किसने दे दिया, सपोज सारा पैसा वाई ने दे दिया। क्या कहता है, जेड क्या हो गया, जेड इंसॉल्वेंट हो गया। जेड क्या हो गया, इंसॉल्वेंट। उसके घर से मिल सकता है 1/5 जो उसने देना है। जो जेड इंसॉल्वेंट हो गया उसके घर से 1/5 ऑफिस शेयर जो उसने देना है। ये नहीं कहीं उन्होंने गलत निकाल दिया, 60,000 देना है क्या जेड ने, 60,000 का 1/5 करे जा रहे हैं। पता नहीं, बड़ी हैरानी हुई है क्वेश्चन का आंसर देख के। बड़े क्वेश्चन है नोट्स में इस चीज के, ऑलरेडी अपन ने पढ़े हुए हैं। 60,000 का 1/5 नहीं, उसका शेयर कितना है 20,000। 20,000 का 1/5 उसके घर से कितना आ सकता है, 4,000। जेड की डेफिशिएंसी कितने रुपए है, जेड की डेफिशिएंसी 16,000 रुपए है जो वो नहीं दे पाया क्योंकि उसके घर से 20,000 का 4,000 आया। ये 16,000 कौन बेर करेंगे, बोर्न बाय एक्स और वाई। कितना बराबर, इक्वल शेयर कर लेंगे, कितना कितना 8। 16,000 वो दोनों शेयर कर लेंगे ना, यानी एक्स और वाई कितना कितना नुकसान उठाएंगे, अपना 20-20 लाएंगे, 8-8 किसका, जेड का। तो यानी कि 28-28 ये दोनों देने के लिए लायबल है कि नहीं है, 28-28 देने को लायबल है। 20-20 अपने जेड के घर से 4,000 आ सकता है, 20,000 का 1/5। 16 नहीं आया तो वो लॉस कौन उठाएंगे, दोनों मिलके 8,000 8,000 28-28। अगर वाई ने पूरे दे दिए, पूरे कितने दे देगा, 4 तो जेड के घर से आ जाएंगे, रह गए 56। वाई ने 56 दे दिए तो वह एक्स से कितने मांगेगा, वाई कैन क्लेम फ्रॉम एक्स, कितने मांगेगा 28। वाई एक्स से कितने मांगेगा 28। कैसे आया 28, वो आपके सामने है, देख लो ये 28 कैसे आया। 20-20 अपने, जेड का लॉस कितना है, 4,000 आए 20 में से, 16 नहीं आए ना उसका लॉस। जो 16 नहीं आए वो कौन उठाएगा ये 16 का नुकसान, एक्स और वाई मिलके उठाएंगे, बराबर 8-8। तो ये कितना देंगे, 20-20 अपने, 8-8 उसका लॉस, 28-28। वाई ने पूरे दे दिए, 4 वहां से ले लिए होंगे उसने, 56 रह गए इसके लगे हुए। एक्स से 28 मांगेगा, भी तू 28 दे दे मेरे को ताकि 56 में से 28 मेरे लग जाए, बराबर होगा ना 28-28। 1-2 ने तो फिगर ही नहीं भरा 28, एग्जामिनर काट देगा, बता रहा हूं, ऐसे आंसर दोगे वहां पे। भाई फिगर दे रहा है 60,000, 1/5 कर रहा है, राम कहानी लिखे जा रहे हो, पढ़ने में मजा ही नहीं आता उसे क्या लिखना चाहता है। क्लियर? 1-2 ने गलती की, 60,000 का 1/5 12,000 उसके घर से ले लिए, बाकी का लॉस दोनों ने बांट दिए। और ये फर्स्ट मैं मानता हूं गलती हो सकती है आपसे क्योंकि वो इतना कॉमन नहीं है क्वेश्चन, पर टेस्ट में ऑलरेडी आ चुका है, घर में टेस्ट पढ़े हो देखना। लेकिन जो सेकंड है ये तो अपन ऑलरेडी जो शुरू से पढ़ते आ रहे हैं उसमें है ये वाला केस, बहुत लोगों ने गलत किया। चलो फर्स्ट का एक पार्ट 4 नंबर का था, 1 मिला, किसी को 1.5 मिला, एक आधे ने सेकंड पार्ट सही कर दिया, 2 मार्क्स का था, पर फर्स्ट पार्ट लगभग सबका गलत था। नेक्स्ट, फर्स्ट का बी, जे ओनर है कार का, फर्स्ट के बी में कहता है जे कार का ओनर है, एजेंट उसका है पी, मर्केंटाइल एजेंट है पी,
उसको कहा 50,000 से कम कार नहीं बेचनी, लेकिन एजेंट ने कार 40,000 में सौदा कर दिया, गुड फेथ में सामने वाले ने खरीद ली। क्या ये फ्रॉड है? और पी ने वो पैसे 40 भी लेके मालिक को दिए नहीं, भाग भूग गया। क्या मालिक जे कार वापिस ऐसे मांग सकता है? जे का कौन है? जे का एजेंट कौन है? पी, ये ना, जे का ओनर है कार का, उसने कार अपने एजेंट को दे दी और एजेंट को कहा 50 से नीचे नहीं बेचनी। कौन है ये? जे ओनर है, जे का एजेंट कौन है? पी। पी ने कार किसको बेच दी? पी ने ए को बेच दी जो बायर है। कितने में बेच दी ये कार? 40,000 रुपए में। गुड फेथ में उसने खरीदी, उसको नहीं पता कि मालिक ने इसको 50 में कहा है। इसने क्या कहा था जे ने? ऑर्डर टू सेल नॉट बिलो 50,000 कहा था अपने एजेंट को 50 से नीचे नहीं बेचनी, पर एजेंट कितने में डील कर गया? 40। अब क्या जे ए से वापस मांग सकता है? वेदर जे कैन क्लेम कार बैक फ्रॉम ए, या 10,000 रुपए और मांग सकता है? नहीं भैया, एजेंट गलत कर गया तो यू कैन फाइल सूट अगेंस्ट एजेंट पी। यस, जे कैन फाइल सूट ओवर एजेंट पी फॉर रिकवरी ऑफ लॉस ऑफ ₹10,000। लॉस 10 क्या, वो 40 भी लेके भाग गया तो 40 भी तुम उससे ही मांगोगे एजेंट से, 10 भी तुम एजेंट से मांगोगे, लेकिन तुम ए से गाड़ी वापस नहीं मांग सकते, क्योंकि उसने गुड फेथ में खरीदी, गुड फेथ में पैसे देके। उसे रियलिटी का पता नहीं था कि एजेंट को 50 में बेचने को कहा है, तो इसलिए वो बार ए गाड़ी वापस देने के लिए लायबल नहीं। गाड़ी किसकी हो चुकी है? बार ए की। मालिक जे सेलर वापस नहीं मांग सकता, जे सेलर था। समझ गए? बोलोगे डाउट? ये सेक्शन 27 की कहानी है। ये भाई सामने वाले ने गुड फेथ में खरीदी, सेक्शन 27 कहता है चाहे वो ओनर नहीं, नेमो डेट को नॉन हैबिट का एक्सेप्शन था ना, मालिक नहीं तो भी एजेंट बेच सकता है। एजेंट बेचे, सामने वाला गुड फेथ में खरीदे वैल्यू दे के, तो क्या गलत है? सेक्शन 27 कहता है ये वैलिड ओनर बन गया है। एजेंट के पास पोजेशन ऑर्डिनरी कोर्स में थी, उठा के लाया था क्या एजेंट? एजेंट कैसे लाया था? एजेंट वो सामान मालिक के पोजेशन में देने की वजह से लाया था। उसके बाद डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल है, बेचने का राइट है, एजेंट को अथॉरिटी है बेचने की ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में, और बार गुड फेथ में खरीद रहा है, बार गुड फेथ में खरीद रहा है और कह रहा है बार को कॉन्ट्रैक्ट के वक्त नोटिस नहीं था कि एजेंट को 40 में बेचने की अथॉरिटी नहीं। बार ने गुड फेथ में खरीदी, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस का सामान है जो एजेंट बेच रहा है, मालिक ने बेचने के लिए सामान दिया है, तो पी एजेंट की बेची हुई सेल वैलिड है, जे की कंसेंट से माल बेच रहा है, ए बार ने गुड फेथ में कार ली है, हेंस जे इन दिस केस कांट रिकवर कार फ्रॉम ए, जे ए से कार रिकवर नहीं कर सकता। सही है? बोलो कोई डाउट? किसी को प्रॉब्लम? फर्स्ट के बी में, फर्स्ट का सी इतना नॉर्मल क्वेश्चन है, कंपनी लॉ ना भी पढ़ा होना, मुझे लगता है इसका आंसर वो बच्चा भी दे सकता था फर्स्ट पार्ट का। सेकंड वाला मानता हूं रेमेडी जिसने पढ़ा है वही बता पाएगा, लेकिन फर्स्ट पार्ट क्या हुआ? रवि प्राइवेट लिमिटेड ने 5 करोड़ का लोन लिया मुद्रा फाइनेंस लिमिटेड से, और ये डेट अल्ट्रा वार्स टू कंपनी, यानी कंपनी की पावर के बाहर, यानी मेमोरेंडम के अगेंस्ट होगा। अगेंस्ट क्या है ये लोन? अगेंस्ट एमओए बार। लोन कितने का है? 5 करोड़। टेकन बाय किसने लिया? ये कंपनी रवि प्राइवेट लिमिटेड ने। रवि लिमिटेड ने लिया किससे? लेंडर कौन है? मुद्रा फाइनेंस लिमिटेड। हां जी, ये लोन मेमोरेंडम या कंपनी की पार के बाहर है ना, अल्ट्रा वार्स टू मेमोरेंडम ऑफ कंपनी रवि लिमिटेड, इसलिए इस लोन का इट इज नल एंड वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। इस कॉन्ट्रैक्ट का कोई मीनिंग नहीं है ना, मीनिंग इसका पावर के बाहर है। रवि लिमिटेड
रवि लिमिटेड इज नॉट लायबल टू पे लोन अमाउंट टू मुद्रा फाइनेंस लिमिटेड। रवि लिमिटेड पैसा देने के लिए लायबल नहीं, क्योंकि ये देने वाले ने लोन गलत दिया। आप इसमें कंस्ट्रक्टिव नोटिस भी लिख सकते हो, भैया उसका मेमोरेंडम पढ़ लेना चाहिए, उसका मेमोरेंडम पढ़ लो, पब्लिक डॉक्यूमेंट है, पढ़ के लोन, उसकी पावर देख के लोन देना चाहिए। बिना पावर लोन दे दिया, अब ये लोन क्या हो गया, अल्ट्रा वार्स टू मेमोरेंडम। ये लोन रवि लिमिटेड देने के लिए लायबल नहीं। पर ये आगे लिखता है कि भैया नहीं लायबल, ठीक है, क्या रेमेडी अवेलेबल है। बेचारी मुद्रा लिमिटेड क्या करे, रेमेडीज अवेलेबल टू मुद्रा लिमिटेड, रेमेडीज अवेलेबल टू मुद्रा लिमिटेड। हाँ जी, बहुत बार बताया, रिवीजन भी करवाई है। क्या वो क्या कर सकती है, अगर एज इट इज लोन अमाउंट रिटेन्ड बाय रवि लिमिटेड इन अ बैंक अकाउंट, तो क्या कैन बी क्लेम्ड बैक बाय मुद्रा फाइनेंस। बताया था ना, एक बैंक में डाल दिया और उस बैंक में ये लोन एज इट इज पड़ा है तो वापस मांग सकते हो। एक बताया था रूल ऑफ सबरोगेशन। रूल ऑफ सबरोगेशन क्या है, कहता है क्रेडिटर पे आउट किए हैं, पेड बाय रवि लिमिटेड बाय यूज ऑफ लोन, बाय यूज ऑफ लोन, तो आप इस केस में मुद्रा लिमिटेड को क्या मान लिया जाएगा, क्रेडिटर। इस केस में मुद्रा लिमिटेड क्या बन जाएगी, एज क्रेडिटर ऑफ रवि लिमिटेड। समझे, बताया था। थर्ड, अगर असेट्स बोट बाय रवि लिमिटेड बाय यूज ऑफ दैट अमाउंट, तो आपको क्या दे दिया जाएगा, चार्ज ऑन असेट्स परचेज। आप मुद्रा फाइनेंस को कह दो कि असेट्स बेच के पहले तुम्हें मिलेगा। एक्शन अगेंस्ट डायरेक्टर तो ले ही सकते हो, अगेंस्ट डायरेक्टर्स, उस पे तो तुमने क्यों गलत लोन लिया पावर के बाद, उन पे केस करने का राइट तो हमेशा है। अब बच्चों ने क्वेश्चन ही नहीं ध्यान से पढ़ा, ये लोन अल्ट्रा वायरस है, ये वाली चीज तो पढ़ो, क्या रेमेडीज अवेलेबल है। एक आधे ने रेमेडी बढ़िया तरीके से नहीं लिखी, 2 लाइनों में ही लिख के बस हाँ क्रेडिटर पे एक्शन हो सकता है, खेल खत्म। मेन क्वेश्चन में पूछ रहा है व्हाट आर द रेमेडीज अवेलेबल टू मुद्रा फाइनेंस, तो क्रेडिटर की जगह ले लेंगे, चार्ज मिल जाएगा सेट्स पे, डायरेक्टर पे केस कर सकते हो, और लोन एज इट इज पड़ा है तो वापस मांग सकते हो। तो जाके क्वेश्चन बढ़िया तरीके से होगा। 4 नंबर लेने हैं तो आप अपनी ही कहानी नहीं लिखेंगे, जो पूछा गया स्टेप बाय स्टेप वो लिखेंगे, वरना होता यही है, लॉ का पेपर करने के बाद बच्चे को नहीं पता लगता उसने अच्छा लिखा कि नहीं लिखा। चलो, सुपर वीनिंग ऑफ पॉसिबिलिटी, ये टॉपिक भी बहुत पड़ा हुआ है सेक्शन 56 का। क्या सुपर वीनिंग इम्पॉसिबिलिटी क्या है, और इफेक्ट ऑन द कॉन्ट्रैक्ट। चलो मीनिंग तो बता दोगे। कोई चीजें अनकंट्रोलेबल हैं, जैसे चेंज इन लॉ हो गया, जैसे चेंज इन लॉ। शराब के कितनी बार मैंने एग्जांपल दिए हैं, वाइन की डील हुई, बाद में वाइन क्या होगी, बैन, और घोड़ी किराए पे दी, डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट बताया था ना। सब्जेक्ट ही क्या हो गया, अपनी गलती नहीं है, सब्जेक्ट ही क्या हो गया, डिस्ट्रॉय। क्या बताया था, घोड़ी शादी वाली किराए पे आनी थी, शादी से दिन से पहले मर गई तो सब्जेक्ट ही खत्म हो गया, बताया था। स्किल का कॉन्ट्रैक्ट है, स्किल का कॉन्ट्रैक्ट है, पर वो क्या है, इम्पॉसिबल टू परफॉर्म, सामने वाला परफॉर्म नहीं कर सकता, क्योंकि क्या हो गया, आर्टिस्ट का क्या हो गया, आर्टिस्ट डेड हो गया, या एक्सीडेंट जो है, आर्टिस्ट फेसेस एक्सीडेंट, टांग टूट गई, डांसर डांस कहां करेगा। टीचर ने पढ़ाना था, वादा किया, लेकिन टीचर बीमार पड़ गया, तो भैया इसमें किसी की कोई गलती नहीं, एडवांस दिए पैसे वापस आ जाएंगे, यस ठीक। तो ये चीजें लिखनी थी, ये चीज जो है ये सुपर वीनिंग इम्पॉसिबिलिटी है। लाइट नहीं आई, लेबर ने स्ट्राइक कर दी, ये क्या, कमर्शियल इम्पॉसिबिलिटी, ये सुपर वीनिंग नहीं, इसमें डैमेज क्लेम देना पड़ेगा। सुपर वीनिंग कंट्रोल में नहीं है, डैमेज क्लेम नहीं, सिर्फ ये पैसे एडवांस आए वापिस हो सकते हैं, डैमेज क्लेम नहीं। पढ़ा था, ओके। इसमें आप वो भी बना सकते थे, क्योंकि मार्क्स 4 हैं, आप बना सकते थे नॉन टू बोथ द पार्टी, नॉन टू
बोथ पार्टी, दोनों को पता है कि ये इम्पॉसिबल है, कोई कुछ केस नहीं। नॉन टू वन पार्टी, नॉन टू वन पार्टी वो क्या क्लेम कर सकती है? अदर पार्टी, इस केस में अदर पार्टी कैन क्लेम डैमेज। भाई शिप डूब चुका है, एक पार्टी को पता था मेरा शिप डूब गया है, फिर भी डील कर रहा है, तो धोखा देने की कोशिश है। अदर पार्टी कहती तू बता देता तेरा शिप डूब गया, हम कहीं और माल बुक कर लेते, तूने डील कर ली, धोखा देने की कोशिश, तुझे क्या देना पड़ेगा? डैमेज क्लेम। लेकिन तारे तोड़ के लाना सबको पता है इम्पॉसिबल है, नॉन टू द बोथ पार्टी, ये मजाक है, इसमें कोई क्लेम देना नहीं पड़ेगा। सब्जेक्ट डिस्ट्रॉय दे चुका हूं एग्जांपल, ठीक, शराब बैन वाला भी दे चुका हूं। स्किल कॉन्ट्रैक्ट में बंदा बीमार हो गया, एडवांस वापिस, पैलेस गिर गया तूफान आने से, किसी की कोई गलती नहीं, डील क्या हो जाएगी? कैंसिल, एडवांस वापिस। खुद तोड़ दिया फिर वो इम्पॉसिबिलिटी नहीं है। तो इतना कुछ लिखना चाहिए, क्योंकि सेक्शन जो 56 है उसके अंदर 4 नंबर का क्वेश्चन है, सिर्फ मीनिंग से काम नहीं चलेगा। तो मीनिंग तो यही है, इम्पॉसिबिलिटी है, सब्जेक्ट ही नहीं एग्जिस्ट करता, कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं हो सकता, ऐसा कुछ हो गया। तो इस तरह के केसेस में कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद परफॉर्मेंस इंपॉसिबल होगी या इलीगल होगी, दवाइयां बैन होगी, जो दवाइयां देनी थी सरकार ने वो दवाई बैन कर दी, दवाई दे ही नहीं सकते आप, ऐसा कुछ। तो एक्ट इंपॉसिबल हो गया कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद, तो भैया कॉन्ट्रैक्ट बेकार हो गया। दूसरा, अनलॉफुल हो गया, हमारी गलती नहीं, बैन हो गया, शराब बैन होती है जैसे, तो भी कॉन्ट्रैक्ट बेकार। एक पार्टी को पता इंपॉसिबिलिटी के डूब चुका आएगा नहीं, तो वो पार्टी कंपनसेट करेगी सामने वाले को, धोखा है ये। और दूसरा, अग्रीमेंट बाद में पता लगा वॉइड है, बेकार है, जैसे भाई वो डांसर जो है टांग टूट गई उसकी, ऐसा कुछ, तो एडवांस दिए वैसे वापिस आ जाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने की जरूरत नहीं। 4 नंबर में लिख लोगे। डेजिग्नेटेड बड़े लोगों ने लिखा, कईयों ने बड़ी और कहानी लिखी। व्हाट डू यू मीन बाय डेजिग्नेटेड? क्या मीनिंग होता है डेजिग्नेटेड का? अब इसमें मीनिंग में पता क्या लिख रहा है? लोग लिख रहे हैं क्या 2 होने चाहिए, एक इंडियन होना चाहिए। मीनिंग पूछ रहा है डेजिग्नेटेड कौन होता है, कहता वही जो लॉस भी उठाएगा प्रॉफिट भी बांटेगा। क्या लिख रहे हो आप? पार्टनर लिख रहे हो डेजिग्नेटेड की जगह। हु इज डेजिग्नेटेड? ये वो पर्सन है, सेक्शन 7 कहता है, जिसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है रिटर्न भरने की, एनुअल रिटर्न भरने की। कल को एक्शन होगा इस पे। डेजिग्नेटेड पार्टनर वो है जो फॉर्मेलिटीज पूरी करता है कंपनी की, एलएलपी की तरफ से साइन करने की जिसे अथॉरिटी है ना, जिसे ये काम करने की अथॉरिटी है। सारी लॉ की कंप्लायंस कौन पूरी करता है? डेजिग्नेटेड पार्टनर। तो वो कहता है अब मैंडेटरी है कि इसे अपॉइंट करना? सेक्शन 7 कहता है यस। कितने डेजिग्नेटेड चाहिए? 2, मिनिमम 2, ठीक है। कम से कम एक क्या हो इंडिया में? रेजिडेंट। रेजिडेंट का मीनिंग 120 दिन इंडिया में रहे। और अगर कंपनियां ही मेंबर हैं तो ऐसा करो उनके नॉमिनी को क्या बना सकते हो आप? डेजिग्नेटेड। इंडिविजुअल चाहिए ना 2, तो कंपनी के नॉमिनी को डेजिग्नेटेड बना लो जो उनकी तरफ से ऑथराइज होगा। तो कम से कम एक रेजिडेंट इन इंडिया होना चाहिए, 120 दिन रहने वाला होना चाहिए। तो ये इंडिविजुअल वाली बात जरूर लिखनी है, एक उनमें से रेजिडेंट, कम से कम 2 इंडिविजुअल। और अगर बॉडी कॉर्पोरेट मेंबर है तो उनके नॉमिनी को क्या बनाया जा सकता है? डेजिग्नेटेड। इतनी बात लिखनी थी। क्लियर? हु इज डेजिग्नेटेड, जो रिस्पॉन्सिबल है फॉर्मेलिटीज के लिए, एनुअल रिटर्न भरने के लिए, इंसॉल्वेंसी स्टेटमेंट सबमिट करने के लिए, तरह तरह के एलएलपी की तरफ से साइन करने के लिए, तो वो डेजिग्नेटेड। हाँ वो बात ठीक है कि अगर डेजिग्नेटेड ना बनाया आपने तो फिर या किसी वक्त रिजाइन कर गया तो दूसरा आदमी नहीं अपॉइंट किया तो सारों को डेजिग्नेटेड माना जा सकता है। और ये रोटेट होते हैं, कभी ना कभी हर एक कोई क्या बनेगा? डेजिग्नेटेड। नेक्स्ट 2C 4 नंबर के लिए, ए ने बी को ऑफर किया सेकंड हैंड कार 1,40,000 में खरीदोगे, अगर तूने रिप्लाई विद इन वीक नहीं किया तो इसे एक्सेप्टेड मान लिया जाएगा। ये भी नहीं कईयों ने सही लिखा, नो रिप्लाई विल बी ट्रीटेड एज एक्सेप्टेड। क्या लिखना था? ये धक्का हो गया, ये धक्का है कि भाई ना रिप्लाई दिया एक्सेप्टेड। ऐसा ऑफर वैलिड है क्या? सच टाइप ऑफ ऑफर नॉट वैलिड। नो रिप्लाई डजंट मीन एक्सेप्टेंस। भैया अगले को पसंद नहीं, अगले ने जवाब नहीं दिया, आप कह रहे हो जी हफ्ते के अंदर जवाब ना दिया तो क्या है?
एक्सेप्ट मान लिया जाएगा। फेमस केस क्या था? बिंडले वर्सेस फेल्टहाउस, वो घोड़े वाला था ना। अंकल एफ ने कहा था कि अपने भतीजे को, नेफी को, तूने रिप्लाई नहीं दिया तो मैं मान लूंगा तुझे मेरा घोड़ा वाला ऑफर पसंद है। उसने घोड़ा अलग कर दिया अपने ऑक्शनियर को कह के, भतीजे ने, पर वो ऑक्शनियर ने ध्यान नहीं दिया, वो घोड़ा बेच दिया। क्या अंकल अपने भतीजे पे केस कर सकते हैं? नहीं। नो रिप्लाई मींस नॉट एक्सेप्टेड, ये धक्का नहीं चलेगा। नो रिप्लाई विल बी एक्सेप्टेड मींस एक्सेप्टेड, ये गलत तरीके का ऑफर है। क्लियर? बढ़िया नहीं लिखा, बहुत लोगों ने बढ़िया नहीं लिखा आंसर, कुछ और ही लिखा। बिंडले फेल्टहाउस का भी आया था केस, ध्यान होगा आपको। फिर उसके बाद इसने आगे पूछा कि भाई अगर इस प्रपोजिशन में ए सही है, नहीं, ऐसा मानना गलत है। ठीक, ए ने ये धमकी वाला ना रिप्लाई, मैंने आपको बताया था कोचिंग सेंटर वाला कह दे ना रिप्लाई दिया तो मान लूंगा कि तूने ज्वाइन करना है। किस किस को रिप्लाई देते फिरोगे? हाँ जी, नहीं ज्वाइन करना, नहीं ज्वाइन, जहां करना है कर लोगे। जवाब देने जरूरी है क्या? नहीं, धक्के वाला नहीं चलेगा। और ये वाला भी नहीं सही दिया कि बी अगर एक हफ्ते बाद जवाब देता है तो क्या होगा? भैया बी ऑफर्ड एक्सेप्टेंस आफ्टर 1 week बाय बी हैज नो मीनिंग, उसका कोई मीनिंग नहीं। एक्सेप्टेंस के लिए टाइम कितना दिया गया था? फॉर एक्सेप्टेंस अलाउड पीरियड टाइम कितना था? 1 week। और तुम हफ्ते बाद कह रहे हो हाँ मैं कार ले लूंगा या ये चीज ले लूंगा, इसका कोई मीनिंग नहीं। हफ्ते बाद एक्सेप्टेंस का कोई मीनिंग नहीं। चलो, कुछ लोगों ने कहा कि अब मर्जी है सेलर की ए की कि वो एक्सेप्ट करना चाहे कर ले। हाँ, वॉइडेबल ना लिखो, एक दो ने लिखा इट इज वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, एक्सेप्ट करे तो हाँ, नहीं। आप ये बोलो कि हाँ चॉइस इज अवेलेबल विद ए, ही कैन एक्सेप्ट B's acceptance even it is after 1 week, then also A can accept it. Choice is available with A. B जिद नहीं कर सकता हफ्ते बाद रिप्लाई के लिए, क्या है? A लायबल नहीं। टाइम हफ्ते का था, तुम हफ्ते बाद दे रहे हो, इसका कोई मीनिंग नहीं। बाकी मर्जी सेलर A की है। चलो, क्लियर? चलो, टूटा फूटा सही लिखा था। हाँ, अब ये देखो, ये क्वेश्चन तो जब पार्टनरशिप शुरू की अपा ने तब से पढ़ना शुरू किया है। प्रॉफिट प्राइमा फेसाई एविडेंस है कि हाँ पार्टनरशिप है, पर ये कंक्लूसिव एविडेंस नहीं है। सेक्शन 4 और सेक्शन 6 की कहानी लिखनी थी। पार्टनरशिप एक्ट 1932 बहुत बेकार लिखा, बहुत बेकार। आदों ने तो ये तक नहीं लिखा कि क्यों लिख रहा है ये। हाँ जी कुणाल, क्या कारण था ये वर्डिंग का? भाई प्रॉफिट मिल रहा है तो हम कहते हैं पार्टनर है। प्राइमा फेसाई एक बार देखते ही लगता है कि हाँ ये सही है, जिसको प्रॉफिट मिल रहा है पार्टनर, पर ये पक्का सबूत नहीं है कि प्रॉफिट मिलता है ये पार्टनर है। हाँ, ये प्राइमा फेसाई है, नॉट अ कंक्लूसिव एविडेंस, बिकॉज ये बात नहीं लिखी कईयों ने, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ सर्कमस्टांसेस अवेलेबल व्हेन अ पर्सन इज ड्रॉइंग अ शेयर ऑफ प्रॉफिट, देन ऑल्सो ही कांट बी ट्रीटेड एज पार्टनर। ये लिखा ही नहीं। विडो को शेयर मिल रहा है मरने वाले की जगह थोड़ा सा गुडविल की वजह से, रिटायरिंग पार्टनर को गुडविल की वजह से प्रॉफिट का शेयर मिल रहा है, सेक्शन 37 कहता है ना। और लेंडर को, लोन देने वाले को प्रॉफिट का शेयर, मैनेजर को प्रॉफिट का शेयर मिल रहा है, क्राइटर को प्रॉफिट का शेयर मिल रहा है, वेदर दे आर पार्टनर, नो। तो ये सबूत था कि प्रॉफिट मिलने के बाद भी श्योर नहीं कि आप पार्टनर हो, लिख दिया ये। फिर आपको लिखना था हैंस, ये नहीं लिखा दो ने, हैंस। बेस्ट एविडेंस क्या है? म्यूचुअल एजेंसी। एक आदमी कोई डिसीजन ले रहा है, दूसरा उसके अकॉर्डिंग चल के उसकी बात सुन रहा है, फर्म उसको फॉलो कर रही है उसके डील को, तो मींस म्यूचुअल एजेंसी सेक्शन 6C बेस्ट टेस्ट है वेदर पार्टनरशिप एग्जिस्टेड और नॉट। ये लाइन सिर्फ लास्ट में एक लिखनी थी, एक दो नहीं तो मैंने लिखा भी है। पहले सेक्शन 6 लिख रहा है, सेक्शन 6 अच्छा टेस्ट है, फिर लिख रहा है 4 अच्छा नहीं है। नहीं भाई, पहले आप 4 को खींचो, मतलब वही प्रॉफिट ले रहा है तो भी पार्टनर नहीं। 3-4 वो एग्जांपल डालो विडो के, मैनेजरियल रेम्यूनरेशन के, देन आफ्टर लाइन लिखो सेक्शन 6 वाली। लिखे नहीं ये वाले, विडो वाला केस शेयर प्रॉफिट का मिल रहा है, देन ऑल्सो दे आर नॉट अ पार्टनर, ये बातें नहीं लिखी आपने, कहां से मार्क्स मिलेंगे? और ही कहानी लिख रहे हो। कईयों ने तो 3-4 लाइनों में लिख दिया, अभी सबूत पक्का नहीं होता।
बस, वो तो क्वेश्चन ही कह रहे नहीं होता, आप क्या बता रहे हो। इसलिए अच्छा लिखो, और ये तो रिवीजन भी हो चुका है, इसमें तो आप ये भी नहीं कह सकते। चलो, ये भी बड़े लोगों ने लिखा सही। देखो, इस तरह के क्वेश्चन में लालच आता है मन में, क्या आता है, और ये लालच बड़ा नुकसान कर देता है, क्योंकि मार्क्स 5 है, पॉइंट 5 है, और बहुत बड़ा लिखते लिखते 5 नंबर के क्वेश्चन में 3 पेज ही भर गए और पेपर रह गया। ध्यान से देखना, क्वेश्चन बहुत बड़ा है, 5 नंबर में एक एक चीज को लिखना 1 नंबर के लिए बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। चलो, हिम्मत करके लिखा आपने, एक्सप्लेन पार्टनर बाय एस्टोपल। कौन होता है पार्टनर बाय एस्टोपल? सेक्शन 28 लिखना चाहो तो सेक्शन 28 कहता है पार्टनर बाय एस्टोपल, जो रियल में पार्टनर नहीं, बट ही बिहेव लाइक अ पार्टनर, और अदर पार्टनर की लिसनिंग रेंज में कह रहा आई एम पार्टनर, बट अदर पार्टनर केप्ट मम, वो डिनाई नहीं करते तो ही विल बी ट्रीटेड एज पार्टनर। उल्टा भी हो सकता है, अगर पार्टनरशिप के पार्टनर कह रहे के इज अ पार्टनर और के चुप है, नहीं कहता मैं पार्टनर नहीं हूं, तो के विल बी ट्रीटेड एज पार्टनर। एक दो ने ना तो लैंग्वेज नहीं लिखी, लिखो अ पर्सन बिहेव लाइक अ पार्टनर एंड बट अदर पार्टनर ऑफ पार्टनरशिप डोंट डिनाई हिज स्टेटमेंट, देन ही विल बी ट्रीटेड एज पार्टनर। आप सीधा ही क्वेश्चन शुरू एग्जांपल से, मानो ये पार्टनर है, ये बोल रहा है, नहीं, एक आधी लाइन लिख के एग्जांपल लिखो, सीधा एग्जांपल से ना समझाओ। मन की बातें एग्जांपल से याद है, लेकिन ना वर्डिंग 1-2 लाइन लिख के फिर एग्जांपल सेट करो, सीधा एग्जांपल से ना समझाओ, मजा नहीं आता ऐसे, ठीक है ना। चलो, या फिर आप ये कहो, पार्टनर ऑफ द फर्म आर आस्किंग टू समवन एल्स दैट के अदर पर्सन इज अ पार्टनर, that other person don't deny the statement of the partners, he will be treated as partner। चलो, सेक्शन 28 फिर पूछता था प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म, ये भी इधर उधर की बातें लिखते रह गई। सेक्शन 14 है प्रॉपर्टी ऑफ फर्म, क्या लिखना था? 2 बार है नोट्स में, क्या ये नहीं लिखा, कहता वही जो फर्म ने खरीदी है। देखो, सिर्फ इतना नहीं, क्या इसमें लिखना था जो पार्टनर एडमिशन के वक्त सेट्स लाया है वो फर्म की प्रॉपर्टी, जो एडमिशन के वक्त पैसा लाया उससे सेट्स खरीदी वो फर्म की प्रॉपर्टी, रूटीन कोर्स ऑफ बिजनेस में जो सेट्स खरीदी वो फर्म की प्रॉपर्टी, गुडविल ऑफ द फर्म भी फर्म की प्रॉपर्टी। 4 बातें इधर उधर की लिख के छोड़ दी, चारों लिखी नहीं, 14 में ये लिखना था, समझाया ना। सेक्शन 14 ये लिखना था भाई, 4 बातें नोट्स में है, जो पार्टनर लाया कॉमन स्टॉक में, या जो पैसा लाया उससे खरीदी, या फर्म ने रूटीन कोर्स में खरीदी, या गुडविल, ये फर्म की प्रॉपर्टी। सेक्शन 15 कहता है क्या यूज करो, ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज के लिए, सबके फायदे के लिए, किसी इंडिविजुअल के फायदे के लिए नहीं। ये ना भी लिखते सेक्शन 15 कोई बात नहीं, नॉलेज के लिए लिखा है, ठीक। फिर अगला था इसमें राइट ऑफ द ट्रांसफरी इंटरेस्ट, राइट लिखने थे, ट्रांसफरी का मीनिंग नहीं लिखना था। सेक्शन 29 ट्रांसफरी के राइट लिखने थे, क्या ये नहीं लिखा राइट, अदों ने मीनिंग समझाने की कोशिश की। ट्रांसफरी वो है जो अपना शेयर ट्रांसफर कर रहा है फर्म में, ये फर्म की प्रॉपर्टी है, ट्रांसफर कर सकता है, लेकिन ट्रांसफरी के राइट्स की बात करें तो क्या था? ट्रांसफरी के राइट, जब तक फर्म चल रही है प्रॉफिट का शेयर ले सकता है, पर उसे राइट नहीं है बुक्स देखने का, बुक्स को चैलेंज करने का, रूटीन डे टू डे मीटिंग में आने का राइट नहीं। जब फर्म बंद होगी तो क्या राइट है? उसे ट्रांसफरिंग पार्टनर की तरह प्रॉपर्टी में अपना शेयर हिस्सा लेने का राइट है, बस ये लिखना था। 1 नंबर का तो है, क्लियर। नेक्स्ट, ये 51 भी बड़ा गलत लिखा कईयों ने। सेक्शन 51 वाला क्या? रिटर्न ऑफ प्रीमियम ऑन प्रीमेच्योर डिसोल्यूशन, ये सेक्शन 51 पता है क्या लिखा कईयों ने? राइट टू क्लेम, पार्टनर का फर्म की प्रॉपर्टी में हिस्सा होता है, वो अपना हिस्सा मांग सकता है, ये सबका हिस्सा होता है, ऐसे कुछ और ही लिखा। भैया ये क्या पूछ रहा था? रिटर्न ऑफ प्रीमियम ऑन प्रीमेच्योर वाइंडिंग अप। प्रीमियम क्या होता है? गुडविल का अमाउंट इन कैश, गुडविल अमाउंट पेड एट एडमिशन। एक पार्टनर का जब एडमिशन हुआ उसको आपने कह दिया 10 साल तक फर्म चलेगी, इतने गुडविल के दे दे, और फर्म पहले खत्म होगी तो प्रोपोर्शनेट पैसे मांगेगा। यस, मान लो मैंने किसी फर्म में ज्वाइन किया, वो मुझे कहते हैं सुमित 10 साल फर्म चलेगी, 1 साल एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाने के तू 10 साल के 10 लाख दे दे, मैंने दे दिए 10 लाख।
फर्म चौथे साल के एंड में खत्म होगी, तो मैं कहता हूं 6 साल के 6 लाख वापस दो, मिलेंगे? यस, सेक्शन 51 है, ओके। लेकिन नहीं मिलेंगे अगर मेरी गलती से फर्म मेरे गलत कामों से बंद हुई, या डेथ ऑफ पार्टनर की वजह से बंद हुई, या फिर अग्रीमेंट में लिखा था किसी भी हाल में पैसे वापस नहीं होंगे, एडमिशन के वक्त अग्रीमेंट में लिखा था इन नो केस अमाउंट पेड फॉर प्रीमियम विल बी रिमबर्स, लिखा था वापस नहीं होंगे तो नहीं होंगे, डेथ में नहीं होंगे, लिखा था अग्रीमेंट में नहीं वापस होंगे तो नहीं होंगे, या जिसने दिए थे उसकी गलती की वजह से फर्म डिसॉल्व हुई तो पैसे वापस नहीं होंगे। तो एक एक नंबर में लिखने थे, ये 5 नंबर का क्वेश्चन था ये। चलो 3B 3C, अब ये वाला क्वेश्चन ना आप अपने जो पहले पढ़े हुए नोट्स हैं या पहले पढ़ी हुई क्लासेज हैं वहां पढ़ लेना, बड़ी बार आया है, 2-3 बार क्वेश्चन जो मैंने शेयर किए थे आपको उसके अंदर 2-3 बार है, एक बार नहीं। और ये लोगों ने लिखा नहीं, 1-2 ने तो इसका अमाउंट ही नहीं निकाला, वही नाम कहानी लिख के छोड़ दिया, अमाउंट तो बताओ एग्जामिनर को, जब डाटा है। ऐसा था, एक्स ने वाई को कहा 1000 पानी की बोतल दूंगा 10 रुपए में, एक्स ने कॉन्ट्रैक्ट किया वाई से डिलीवरी कर दूंगा, लेकिन एक्स ने किससे बात कर ली? जेड से। देखो एक्स ने किसको सप्लाई करनी है बोतल पानी की? वाटर बोतल किस रेट में सप्लाई करनी है? 1000 बोतल किस रेट में सप्लाई करनी है आपने? 10 रुपए पर यूनिट, 10,000 में बोतल देनी है एक्स ने। अब एक्स ने बोतल वाई को देनी है 10 रुपए यूनिट। अब एक्स किसको कहता है? जेड को, कि 1000 बोतल 9 रुपए में देगा, और उसे बता दिया गया जेड को कॉन्ट्रैक्ट के वक्त, भाई बोतल दे देना वरना मैंने ये कॉन्ट्रैक्ट किससे किया? आगे वाई से। इसने बता दिया एक्स ने जेड को बता दिया है, जेड बोतल 1000 बोतल किसको देगा? एक्स को। किस रेट में? 9 रुपए पर यूनिट। एक्स ऑलरेडी इंफॉर्म कर चुका है जेड को, एक्स इंफॉर्म्स जेड अबाउट डील विद वाई। एक्स ने एडवांस में जेड को बता दिया भाई बोतल दे देना वरना क्या है, मैं आगे जेड को ये वाई को बोतल नहीं दे पाऊंगा, बता दिया पहले से ही। आगे चलो, एक्स जेड क्या हो गया? फेल हो गया, बोतल दे नहीं पाया। मार्केट में एक बोतल का रेट क्या है? 10.5 रुपए हो गया। जेड ये बोतल दे नहीं पाया, एक्स अब ये बोतल वाई को नहीं दे पाया, तो बोलो एक्स कितने पैसे जेड से मांग सकता है? एक्स कैन क्लेम फ्रॉम जेड कितना? गेन सेक्रीफाइस्ड, गेन सेक्रीफाइस, उससे ज्यादा नहीं। 1000 बोतल कितने में लेनी है आपने? 10 रुपए में। 9 रुपए में देनी कितने में है? 10 में। तो आपको 1 रुपया पर यूनिट 1000 रुपए बचने थे, तुम जेड से कितने पैसे मांग सकते हो? मैक्सिमम 1000 रुपए क्लेम एक्स कर सकता है, इससे ज्यादा एक्स जेड से पैसे नहीं ले सकता। उसने ये सारी सिचुएशन एडवांस में बताई हुई थी, बहुत बार है, एक बार नहीं 2-3 बार तो मुझे याद है, जो नोट्स दिए थे उसमें लगा है क्वेश्चन ये 2-3 बार, और एक आधी बार टेस्ट में भी आया है। लेकिन सपोज ये क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, तब आपका आंसर क्या होगा अगर जेड को पहले से ये बात नहीं बताई हुई? अब इस क्वेश्चन का बी पार्ट क्या? सपोज एक्स हैज नॉट इन्फॉर्म टू जेड अबाउट वाइज डीलिंग, वाई के साथ डीलिंग की बात नहीं बताई, तो ऑर्डिनरी डिफरेंस या क्लेम डैमेज कह लो वो मांग पाएगा। क्या? मार्केट वैल्यू कितनी होगी? बोलो बोतल की मार्केट वैल्यू होगी 10.5, और कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितने रुपए का है? एक्स का जेड के साथ 9 रुपए, 1.5 रुपया पर यूनिट 1000 बोतल का कितने रुपए मांग सकता है? 1000 बोतल के 1500 रुपए मांग सकता है। वो किससे? जेड से। अगर बताया हुआ है तो भैया जो प्रॉफिट फोरगोन है हाथ से निकल गया, 10 रुपए में बोतल देनी थी 9 में लेके 1000 रुपए प्रॉफिट हाथ से निकल गया, वही मांगेगा। अगर एडवांस में इन्फॉर्म नहीं किया हुआ तो कितना मांग लेगा? 10.5 में मार्केट रेट है, 9 रुपए में कॉन्ट्रैक्ट, तो 1.5 रुपया पर बोतल कितने रुपए मांग लेगा? 1500 रुपए। एक स्टूडेंट का तो फायदा हो गया ना बता के। मान लो बोतल 980 की होती, फिर यहां तो कुछ भी ना मिलता, वहां तो फिर भी 1000 रुपए मिलता ही मिलता, ठीक है ना। तो ये सिचुएशन पे डिपेंड करता है, बताया कि नहीं। बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट से, बहुत बार की अगर आप गलत कर रहे हो तो बड़ा मुश्किल है एग्जाम में आपको परफॉर्म करना कॉन्ट्रैक्ट के रिगार्डिंग, थोड़ा अच्छे से पढ़ लो।
सेक्शन 73, वही तो मैं कहता हूं बहुत ज्यादा पढ़ने से कुछ नहीं होता, जितना पढ़ा उसे अच्छे से पढ़ना जरूरी होता है, उसको रिटेन रखना जरूरी होता है, वो अपने माइंड में रहे। और करते जाओ, पिछला भूलते जाओ, फायदा ही नहीं 1% भी कोई। इसलिए जो पढ़ा है अच्छे से याद रखो, उसे रिटेन रखो, आंसर दे पाओगे। एक आधा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आ गया वो सबके लिए होता है, जैसे फर्स्ट का फर्स्ट सबका ही गलत हुआ, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सबके लिए ऐसा होता है। सेक्शन 73, इसमें हेडले बैक्सेंडल का केस भी था। हेडले बैक्सेंडल एक बच्चे ने लिखा भी है ये केस, इसका हेडली बैक्सेंडल का केस भी है इसमें, क्या इन्फॉर्म किया हुआ है। तो याद नॉर्मली पहले केस में तो 1000 रुपये मांग पाओगे रेट का डिफरेंस, दूसरे वाले केस में अगर इन्फॉर्म नहीं किया हुआ तो कितने मांग पाओगे, 1500 रुपये। सही है, चलो आगे। फोर्थ का ए डॉक्ट्रिन ऑफ कैविटी टेम्पटर, ये ऐसा प्योर थ्योरी का क्वेश्चन है, किसी का गलत है ही नहीं, सबका सही है, इसमें गलत है ही नहीं कुछ। सेक्शन 16(1) कैविटी टेम्पटर क्या होता है, लेट द बार बीवियर। बार ने सिलेक्शन करनी है, गलत सिलेक्शन कर ली तो कौन जिम्मेवार होगा, बार खुद होगा, सेलर रिस्पॉन्सिबल नहीं है, सेलर की ड्यूटी नहीं है, चीज सोच समझ के बार दे। पर इसके एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन का मतलब क्या हो गया, सेलर इज रिस्पॉन्सिबल इन फॉलोइंग केसेस। वो केसेस कौन से हैं, वही कि सेलर ने झूठ बोला, सैंपल दिखाया, वो सैंपल से सेक्शन 15 डिस्क्रिप्शन दी, चीज की क्वालिटी फीचर बताया वैसा नहीं निकला, 17 सैंपल दिखाया वैसा नहीं निकला, सैंपल एज वेल एज डिस्क्रिप्शन नहीं। 16(1) पर्पस बताया, पर्पस सेलर उसका व्यापारी है, 16(1) था ना, मैंने अपना पर्पस बता दिया, सेलर उस चीज का मर्चेंट है, मैं रिलाई करता हूं सेलर की जजमेंट पे, गलत चीज दे दे तो कौन जिम्मेवार है, सेलर। लेटेंट डिफेक्ट वाली बात लिख देना, हिडन डिफेक्ट ऐसी चीज दे दी, हिडन डिफेक्ट, तो भी कौन जिम्मेवार है, फ्रॉड के लिए सेलर लायबल है। मर्चेंडेबल 16(2), वो माल बिकने लायक नहीं, पेंसिल है तो वो क्या है, रब ही नहीं हो रही, इरेज नहीं हो रही, दूध है वो खोआ नहीं बन रहा, तो वो मर्चेंडेबल नहीं है, तो भी कौन जिम्मेवार है, सेलर। बताया था कैविटी टेम्पटर। एक्सेप्शन कह रहा है सेलर को सोच के चलना चाहिए, नॉर्मली बार लायबल होता है। नेक्स्ट, ए ने गुड्स किसको दे दी, बी को, बी ने किसको दे दी आगे, सी को, सी ने किसको दे दी, डी को। लेकिन ये वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, ऑन सिमिलर टर्म, और सिमिलर टर्म क्या है, रिटर्न बेसिस पे। ए ने बी को दे दी रिटर्न बेसिस पे, रिटर्न बेसिस पे, बी ने सी को दे दी किस पे, रिटर्न बेसिस पे, सी ने किसको दे दी, डी को, रिटर्न बेसिस पे। स्टिल डी हैज नॉट एक्सेप्टेड गुड्स, अभी डी ने कोई जवाब नहीं दिया था कि हां मैं रखूंगा। इस बीच गुड्स क्या होगी, स्टोलन, डी के यहां से चोरी होगी, क्या डी ओनर बन गया, क्या डी इज नॉट ओनर ऑफ गुड्स, तो ये मालिक नहीं बना था। एक बात बताओ, ए ने बी को दे दी, बी ने आगे देके क्या प्रूव कर दिया, इंप्लाइड एक्सेप्टेंस, इंप्लाइड एक्सेप्टेंस बाय बी, यानी ए किससे मांगेगा, ए कैन क्लेम प्राइस फ्रॉम बी, सही है। अब बी ने आगे देके क्या प्रूव कर दिया, सीज इंप्लाइड क्या है, एक्सेप्टेंस, सो सीज लायबल टू पे बी, सी बी को देगा। लेकिन सी ने जब डी को दी, डी अभी मालिक बना नहीं था, चोरी होगी, ये नुकसान क्या डी उठाएगा, डी विल नॉट बेयर लॉस। कौन उठाएगा ये लॉस, सी उठाएगा। सी इज लायबल अल्टीमेटली टू बेयर लॉस, सी लॉस उठाने के लिए लायबल है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये सेक्शन 24 बहुत बार अपन ने पढ़ा है, अगर आपको ध्यान हो, सेक्शन 24 सेल ऑफ गुड्स एक्ट में बहुत बार पढ़ा है कि कौन लायबल है इसमें, सी के जिम्मे लॉस आएगा। लिख दोगे, एक आधे ने सीधा लिख दिया सी लॉस उठाएगा, नहीं, पूरी कहानी बनाओ। ए ने बी को दी, बी ने आगे देख के उसको एक्सेप्ट कर लिया है, बी इज ऑनर, बी ने आगे दी सी को, सी ने आगे देख के प्रूव कर दिया कि हाँ मुझे पसंद है, सी इज ऑनर, पर डी ने अभी एक्सेप्ट नहीं की थी, चोरी होगी तो डी ओनर नहीं बना, तो डी लॉस नहीं उठाएगा। सारा लॉस किसके जिम्मे है, सारा लॉस सी के जिम्मे है। सेक्शन 24 लिख दोगे 3 नंबर में।
लीगल पोजीशन ऑफ प्रमोटर, हाँ जी याद रखना ये क्वेश्चन गलत लिखा था बड़ों ने। अगर डेफिनेशन देनी है तो सेक्शन 269 डेफिनेशन देता है, डेफिनेशन ऑफ प्रमोटर। वैसे डेफिनेशन को स्पेसिफिक पूछी नहीं, कह रहा है उसकी पोजीशन क्या है। याद रखना प्रमोटर सारे काम करता है कंपनी बनाने के, जगह ढूंढता है जहां ऑफिस चलेगा, सब्सक्राइबर ढूंढता है, नेम सेलेक्ट करता है, मेमोरेंडम आर्टिकल प्रिंट करवाता है, आरओसी को फीस भरता है, कंपनी की लाइफ का पहला प्रोस्पेक्टस इशू करता है, फर्स्ट मीटिंग भी वो बुलाता है। सारे काम किसके जिम्मे? प्रमोटर। सब्सक्राइबर के डिजिटल, डायरेक्टर के डिन नंबर अप्लाई करवाता है, ये सारे काम अपनी जेब से खर्चा करके प्रमोटर करवाता है। पर प्रमोटर क्या एजेंट है देखा जाए? नहीं, जिसका प्रिंसिपल ही नहीं है, दुनिया में कंपनी नहीं आई तो उसका एजेंट कैसे बन जाएगा? रियल में तो ना तो ये एजेंट है ना ही ये कोई ट्रस्टी है। किसने ट्रस्टी बनाया, किसने ऑथराइज किया? नहीं। लेकिन ये एजेंट जैसा है विश्वास फिडुशरी रिलेशन में है। सेक्शन 269 आदों ने पता क्या किया, एक दो बच्चे ने सेक्शन 2 सेक्शन 2 सेक्शन 2, भैया 2 तो है ही हर जगह डेफिनेशन सारी सेक्शन 2 में आती है तो 2 तो लिखो। एग्जामिनर 69, 68, ओपीसी सेक्शन 2 क्लॉज 62 खुद, इससे अच्छा लिखो एज पर कंपनी एक्ट, एज पर सेल ऑफ गुड्स एक्ट, एज पर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। सेक्शन 2 ना लिखो, 2 तो सारी डेफिनेशन का ही, सब सेक्शन बीच में वो क्लॉज लिखना होता है या ना ही लिखो। ओबीसी में भी सेक्शन 2, 62 कौन लिखेगा? तो चलो सेक्शन 2 क्लॉज 69 प्रमोटर, जो प्रोस्पेक्टस में भी जिसका नाम होता है, जो एनुअल रिटर्न भरने के लिए लायबल है, जो कंपनी बनाने के सारे स्टेप लेता है। और सुनो, ये जो इसकी पोजीशन है ना, लॉ में कहीं क्लियर बताई नहीं गई, लेकिन ये विश्वास के एक रिलेशन में है, विश्वास का एक रिश्ता है, कंपनी के साथ धोखा नहीं करता। इसके दम पे कंपनी बनी, इसके नाम से कंपनी बनी, इसके विश्वास पे लोग पैसा लगाते हैं, विश्वास तोड़ना नहीं है। क्लियर? इसलिए इसे धोखा नहीं करना चाहिए, चीजें छिपानी नहीं चाहिए। अब इसकी ड्यूटी नहीं लिखा कईयों ने, बस यही लिखता रहा प्रोस्पेक्टस छपवाएगा जी, मेमोरेंडम छपवाएगा। ड्यूटी कौन लिखेगा? ड्यूटी मींस सीक्रेट प्रॉफिट नहीं कमाने, खुद का पर्सनल प्रॉफिट ना कमाए। खुद की पर्सनल बिल्डिंग कंपनी को बेच रहा है तो सभी डायरेक्टर और सभी सब्सक्राइबर को क्लियर अपना पर्सनल इंटरेस्ट क्या कर दे? डिस्क्लोज कर दे। कोई डील कंपनी की तरफ से करने गया, डील बढ़िया लगी, खुद के लिए कर गया, तो कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट करने जा रहा है तो कंपनी को फायदा मिले आपकी नॉलेज का, ना कि पर्सनल फायदा उठा जाए। ठीक? फ्यूचर अलॉटी के लिए ड्यूटी है प्रोस्पेक्टस में कुछ भी गलत ना लिखे। प्रोस्पेक्टस में कुछ भी गलत लिखना धोखा है। तो प्रोस्पेक्टस में बढ़ा चढ़ा के कंपनी की लाइफ का पहला प्रोस्पेक्टस यही इशू करता है, तो प्रोस्पेक्टस में सारी चीजें ट्रू लिखे, बढ़ा चढ़ा के नहीं। और एक और लिख सकते हैं, नॉट टू क्लेम रेमूनरेशन, कोई रेमूनरेशन लेने का राइट नहीं, दे दें तो वो वेल मांग नहीं सकता। ड्यूटी नहीं लिखी कईयों ने, और ही कुछ लिखते रहे। चलो, नोवेशन वर्ड का मीनिंग सेक्शन 62, कॉन्ट्रैक्ट का सब्जेक्ट या पार्टी बदल गई, कार की जगह जीप का कॉन्ट्रैक्ट हो गया। कहता म्यूचुअल कंसेंट से कॉन्ट्रैक्ट की पार्टी बदल गई, ए ने बी को, बी ने सी को देने, तो वो कहता है चलो ए सी आपस में कर लेंगे, बी बाहर बीच में, तो पार्टी बदल गई, कार की जगह जीप का कॉन्ट्रैक्ट हो गया, तो नोवेशन सेक्शन 62। रिसीजन, रजामंदी से कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया पार्टी ने बैठ के। ऑल्टरेशन 62 ही है, कह रहा है कोई टर्म कंडीशन बदल गई, कॉन्ट्रैक्ट की पार्टी और सब्जेक्ट सेम है। इसमें सब्जेक्ट और पार्टी क्या होते हैं? सब्जेक्ट एंड पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट क्या रहते हैं? सेम, वो नहीं बदलते, सिर्फ क्या चेंज होता है? टर्म्स चेंज, तो दैट इज ऑल्ट्रेशन। मैंने कार देनी थी संडे, मैंने कहा यार वेंसडे दे दूं कार, दिक्कत तो नहीं, आप कहते नन, वेंसडे को दे देना, दैट इज ऑल्ट्रेशन। कोई टर्म कंडीशन बदली है, कॉन्ट्रैक्ट की पार्टी सेम, सब्जेक्ट सेम। सब्जेक्ट बदल गया, घोड़े की जगह कार की डील होगी रजामंदी से, तो वो क्या है? नोवेशन। ठीक? फिर उसके बाद कहता है रेमिशन 63 और वेवर एक ही बात है। रेमिशन में क्या होता है? आप मुझे कार के बदले में 4 लाख देने वाले थे, नेकलेस ले आए, क्या भाई साहब नेकलेस दे दूं? मैंने कहा आने दो नेकलेस, कोई बात नहीं, मैंने आपको रेमिट कर दिया। ठीक? वेवर भी वही है, मैंने 10 लाख लेने आपके, तो भाई साहब 5 लाख ले लो,
मैंने कहा चल बख्शे यार, नहीं है तेरे पास, नहीं लेता एक्शन। वेवर एमिशन मोर और लेस क्या है, सेम चीज है। वेव करना, बख्श देना, पैसे से लाइबिलिटी से किसी को गेट फ्री, कहता यू विल गेट फ्री, माफ, तो वो चीज है। क्लियर। नेक्स्ट 5A क्या कहता है, यूनानिमस कंसेंट पार्टनरशिप में कब कब जरूरत होती है। यूनानिमस कंसेंट, यूनानिमस का मतलब क्या है, 100% पार्टनर्स की कंसेंट रिक्वायर्ड, वो क्या है, यूनानिमस कंसेंट है, ठीक है ना। कब बड़े फैसले होंगे वो मेजॉरिटी से नहीं, यूनानिमसली होंगे। जब आपने पार्टनरशिप का नेचर ऑफ बिजनेस बेचना हो, पहले बेच रहे थे आप प्लास्टिक की पाइप, अब आप चाहते हो कि पकौड़े बेचेंगे, तो भैया सबसे पूछ तो लो भाई पकौड़े का काम करने के नहीं। 202 को पता भी नहीं नेचर ऑफ बिजनेस बदल गया, ऐसे पॉसिबल है नहीं। नए पार्टनर का एडमिशन होगा, सबसे पूछ के होगा। यस। रेशो, क्या आधे बंदे अपनी मनमर्जी रेशो बदल देंगे, रेशो बदलना है, डीड की टर्म कंडीशन बदलनी है, सबसे पूछ के ही बदलोगे। डिसॉल्व करनी है, आधे सोच लें हाँ डिसॉल्व करनी, नहीं, डिसोल्यूशन भी क्या है, सबकी मर्जी से होगा। नए पार्टनर का एडमिशन भी क्या है, सबकी मर्जी से होगा। माइनर को फर्म में पार्टनर बनाना है, वो भी सबकी मर्जी से बात करके होगा। सही है। नेक्स्ट, इसी में पूछ रहा था पब्लिक नोटिस ना देने के क्या कंसीक्वेंसेस है। भैया पब्लिक नोटिस नहीं दिया तो फर्म में कोई रिटायर हो गया, वर्किंग पार्टनर नहीं दिया तो वर्किंग पार्टनर माना जाएगा, डील कर गया तो फर्म लायबल। डिसॉल्व होगी फर्म, पब्लिक नोटिस नहीं दिया तो वो क्या है, फर्म लायबल रहेगी। किसी को एक्सपेल कर दिया, पब्लिक नोटिस नहीं दिया, सेक्शन 33 था ना एक्सपेल्शन का, नोटिस दो, ना दिया तो वो कल को डील कर गया, फर्म लायबल होगी। तो रिटायरमेंट पे, एक्सपेल्शन पे, डिसोल्यूशन पे पब्लिक नोटिस दो। कोई इंप्लाइड अथॉरिटी चेंज कर दी, दुनिया को क्या पता किसकी पावर नहीं है माल खरीदने की, अगर आपने अथॉरिटी चेंज की तो भी पब्लिक नोटिस दो। कहां पब्लिक नोटिस नहीं देना, एडमिशन पे, वैसे एडमिशन पे ना दो, एडमिशन सबकी मर्जी से होगा वो ठीक है। डेथ पे, इंसॉल्वेंसी पे जरूरत नहीं होती, रिटायरिंग स्लीपिंग पार्टनर में भी नहीं होती, रिटायरमेंट में। 5C ट्रू फॉल्स, ये वाले क्वेश्चन जरूर किया करो, इसमें पूरे नंबर मिलते हैं क्या, बाकी 4 में 3.5 दे देगा और थोड़ा ठीक ठीक लिखा है 3 दे देगा, लेकिन इसमें पूरे क्या, फिर तो इलाज ही क्या है। मेंबर ऑफ लिमिटेड कंपनी में नेवर बी have unlimited liability, yes, true। लिमिटेड लाइबिलिटी होती है फुल्ली पेड अमाउंट तक, नॉर्मली उनकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड नहीं होती। कंपनी कौन सी है, नाम ही लिमिटेड कंपनी है, लाइबिलिटी क्या होती है, लिमिटेड। कहता है कभी भी उनकी अनलिमिटेड लाइबिलिटी नहीं होगी, सही कह रहा है। एक्सेप्शन है वो बात अलग है, मेंबर कम रह गए, चलाते रहे 6 महीने के बाद, फ्रॉड केस में अनलिमिटेड हो सकती है लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल्थ। जनरली ये स्टेटमेंट सही है, आप जनरली ये सही है लिख के बाकी लिख देना। सेकंड, हाँ आप नहीं फॉल्स लिख के नहीं, आप लिखो ट्रू। जनरली लिमिटेड कंपनी में लायबिलिटी लिमिटेड होती है, फुल्ली पेड अमाउंट तक होती है। एक्सेप्शन इन केस ऑफ फ्रॉड, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल, या फिर मेंबर लिमिट से कम रह गए तो आपकी लायबिलिटी क्या हो सकती है, अनलिमिटेड। नेक्स्ट, जनरली तो यही है ना, लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी किसी पार्टनरशिप में पार्टनर बन सकती है, यस बन सकती है, ट्रू। सुन लो, पार्टनरशिप में फर्म कंपनी पार्टनर बन सकती है, यस। कंपनी में फर्म पार्टनर जनरली नहीं बन सकती, सेक्शन 8 वाली कंपनी में बन सकती है। चलो, लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी एलएलपी में पार्टनर बन सकती है, यस, कैन बी अ पार्टनर ऑफ फर्म, कंपनी फर्म में पार्टनर बन सकती। अब दोनों उल्टा लिख दिए इसका जवाब। चलो, फिर कहता है फर्म कैन नेवर बी अ मेंबर ऑफ कंपनी, फर्म जनरली यस, जनरली यस, फर्म कांट बी, फर्म कांट बी मेंबर ऑफ कंपनी, नहीं बन सकती, क्योंकि फर्म में पार्टनर बदल जाएंगे तो किसका हिस्सा क्या होगा, जिन्होंने शेयर खरीदे तब फर्म में और पार्टनर थे, बाद में और पंगा बढ़ जाएगा ना। लेकिन एक्सेप्शन क्या है, सेक्शन 8 वाली कंपनी में क्या, फर्म कैन बी
अ मेंबर, क्योंकि उसमें हिस्से वाला कुछ होता ही नहीं, ना डिविडेंड मिले ना कुछ मिले। सेक्शन 8 वाली में फर्म पार्टनर बन सकती है। नेक्स्ट, सब्सिडरी कंपनी कैन बी अ मेंबर इन द होल्डिंग कंपनी बिफोर बिकमिंग subsidiary company. Subsidiary company has shares in holding company. भैया अगर शेयर पहले हैं तो आप मेंबर हो, बने रहोगे, वोटिंग राइट उस पर नहीं मिलेगा। सेक्शन होता था 19, आपको याद होगा। सब्सिडरी कंपनी अपनी होल्डिंग में शेयर नहीं खरीद सकती। कईयों को सेक्शन 2 क्लोज 87 याद आ रहा होगा, सब्सिडरी कंपनी का मीनिंग बताता है, वो नहीं लिखना मीनिंग। वो सब्सिडरी कंपनी अपनी होल्डिंग में पैसा नहीं लगा सकती, लेकिन अगर ऑलरेडी शेयर है तो रख लो। बाद में होल्डिंग सब्सिडी बनने के बाद शेयर आप नहीं खरीद सकते। पहले से शेयर हैं तो मेंबर बने रहोगे, उस पर वोटिंग राइट नहीं मिलेगा। चले आगे, ऑल्टरनेटिव। सेक्शन 8 वाली कंपनी है, अच्छे खासे प्रॉफिट कमा लिए सेक्शन 8 वाली चैरिटेबल ने, सरकार की पॉलिसी इनके लिए अच्छी फेवरेबल प्रूव हुई, इन्होंने अच्छे प्रॉफिट कमा लिए। अब अच्छे प्रॉफिट की वजह से मेंबर क्या चाहते हैं, डिविडेंड दे दिया जाए। तो वो आपसे पूछ रही है मैक्सिमम डिविडेंड कितना दिया जा सकता है। याद रखना सेक्शन 8 में लाइसेंस कहां से मिलता है, लाइसेंस फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट। उसकी कंडीशन है, रिस्ट्रिक्शन है, रिस्ट्रिक्शन टू डिस्ट्रीब्यूट डिविडेंड। डिविडेंड बांटने पे सरकार की रिस्ट्रिक्शन है, शर्तें और भी हो सकती हैं। डिविडेंड तो आप बांट ही नहीं सकते। डिविडेंड बांटा तो आपकी कंपनी को क्या है कि इफ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूटेड बाय सेक्शन 8 कंपनी, देन क्या होगा उस केस में फिर, then central government can revoke the license of सेक्शन 8 चैरिटेबल कंपनी का लाइसेंस कैंसिल। आपको किसी और में अमलगामेट कर सकते हैं, आपको वाइंड अप कर सकते हैं, आपका सब कुछ छीना जा सकता है, आपको एक आम पब्लिक प्राइवेट में बदला जा सकता है। इसलिए आप डिविडेंड मत बांटना, सरकार की कंडीशन को फॉलो करो। पढ़ा था, बड़ा ही सिंपल था। आगे चलो, सेकंड अल्टरनेटिव बता दिया ना, ये अल्टरनेटिव वाला, फर्स्ट वाला ट्रू फॉल्स बता दिया। रीजन के बिना ट्रू फॉल्स क्लियर नहीं होगा, रीजन देना है साथ में। 6A लास्ट क्वेश्चन, 100 बेल कॉटन की गोडाउन में 50 दे दी और वो 50 बेल क्या होगी, सिलेक्ट होगी, कह रहा है 50 बेल छांट के अलग कर दी। कौन सी गुड्स है, हाँ जी कौन सी गुड्स है, असर्टेन गुड्स, अलग होगी तो असर्टेन। और नमक बेचना है एक पैकेट, 100 पैकेट में से शॉप पे पड़े हुए, तो गुड्स कौन सा है, अनअसर्टेन गुड्स। अभी पैकेट फाइनल नहीं हुआ, ओनरशिप जाने का सवाल नहीं। कहता मेरे खेत में जो ऑरेंज लगेंगे तुम्हें दे दूंगा, कौन सी गुड्स, फ्यूचर गुड्स। लगभग सबका ये सही है, लगभग। इसी के बाद 6 का भी डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, ये क्या है, तुम्हारा इंटरनल मैटर है, सामने वाले के लिए क्या है, ये डिफेंस का काम करता है, ये इंटरनल मैटर है, हम नहीं जानते, मीटिंग में तुमने कहा पास हो गया, हमने मान लिया। लेकिन क्वेश्चन ये मीनिंग पूछने का नहीं था। क्वेश्चन क्या था, वो पूछ रहा था लिमिटेशन ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, यानी ये कह रहा है कब नहीं लगेगा, सिचुएशन व्हेन बेनिफिट ऑफ इंडोर मैनेजमेंट विल नॉट बी टेकन। कंपनी बच जाएगी कब, ये इंडोर मैनेजमेंट आपकी हेल्प नहीं करेगा, जब आपकी नॉलेज में है, आप डायरेक्टर हो, सुनो, आप डायरेक्टर हो कंपनी के, और कंपनी के मेमोरेंडम आर्टिकल में लिखा है कि डायरेक्टर की मीटिंग में अप्रूवल के बिना कंपनी लोन नहीं ले सकती। डायरेक्टर ने खुद लोन दे दिया, क्या वो कह सकता है मुझे क्या पता, यू आर द पार्ट ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ कंपनी, तुझे इरेगुलरिटी में का पता होना चाहिए, तू नहीं ले सकता हेल्प इसकी। बताया था इरेगुलरिटी का सस्पिशन
पीएन कह रहा लाओ पैसे दे दो मेरे को, जो एप्लीकेशन के देने या अलॉटमेंट के, शेयर दे दूंगा। कॉमन सेंस है, अभी पीएन कब से ऑथराइज होने लगा, कॉमन सेंस है। आपको शक होना चाहिए पीएन ऑथराइज नहीं है। फोर्जरी कभी भी आपको बेनिफिट, कोई साइन मार के शेयर सर्टिफिकेट देगा आपको तो क्या वो कंपनी के अगेंस्ट शेयर इशूड मान लिए जाए? नहीं, फोर्जरी किसी को भी बेटर टाइटल नहीं दे सकती, उसमें इंडोर मैनेजमेंट आपकी हेल्प नहीं कर सकता। सही है, लगभग सबने सही लिखा है, लगभग। आगे चलो, डिफाइन ओपीसी। ओपीसी क्या है? एक आदमी की बनाई हुई कंपनी। ये क्या, कंपनी और प्रोप्राइटरशिप के बीच का एक रास्ता है कि प्रोप्राइटर वाली आजादी भी रहे, फ्लेक्सिबिलिटी रहे और लायबिलिटी भी लिमिटेड रहे। ये बात लिखनी थी, यादों ने लिखी नहीं। ओपीसी क्या है? प्रोप्राइटरशिप की तरह फ्लेक्सिबिलिटी, आजादी, और लायबिलिटी कंपनी की तरह लिमिटेड। एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के लिए एक नया फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आया, ओपीसी, जो एक अकेला आदमी बना सकता है। वो अकेला आदमी क्या बन जाएगा? 1 पर्सन। उस अकेले आदमी के लिए क्या होना जरूरी है? वो 1 पर्सन क्या होना चाहिए? बोलो, 1 पर्सन सिटीजन ऑफ इंडिया हो, वो 1 पर्सन सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। और क्या हो? वो 1 पर्सन 120 दिन इंडिया में रहे, स्पेंट इन इंडिया। ठीक, तो वो आदमी 1 पर्सन बन सकता है। नॉमिनी भी वही, सिटीजन और 120 दिन इंडिया में रहे। खुद और एक नॉमिनी बनाना है, डेथ के केस में नॉमिनी ही 1 पर्सन बन जाएगा। पढ़ा था? खुद ही डायरेक्टर बन जाएगा, एक डायरेक्टर होता है तो एक ही पर्सन होता है। मेमोरेंडम ऑफ ओपीसी में नेम होगा इस एक पर्सन का, नॉमिनी का नाम होगा, डेथ में वो मालिक मान लिया जाएगा। ठीक, ये चीज है। और अगर कोई नेम चेंज करना है, नॉमिनी वगैरह का नाम चेंज करना है, तो आरओसी को बताना पड़ेगा। वो खुद भी बंदा अपनी कंसेंट वापस ले सकता है नॉमिनी बनने से, कह सकता है मैं नॉमिनेशन से अपना नाम वापस लेता हूं। जिसका भी नाम नॉमिनी में दो, उसका क्या है, रिटर्न में कंसेंट ले लो। ठीक, चेंज कर सकते हो नॉमिनी का नाम जब आप चाहो। ठीक, ओके। एक तो ये पूछ रहा था, एक पूछ रहा था क्या ओपीसी को सेक्शन 8 वाली कंपनी में बदला जा सकता है? नो, रोक है बदलने से। वैसे वो बता रहा है नेचुरल पर्सन हो, 120 दिन इंडिया में रहे, एक आदमी एक ही वक्त में 2 कंपनियों का 1 पर्सन नहीं हो सकता। मजबूरी में अगर हो भी गया, एक कंपनी में 1 पर्सन था, दूसरी भी नॉमिनी, डेथ होने की वजह से बन गया वो, तो 2 कंपनी में 1 पर्सन बन गए तो 180 दिन में एक से क्या कर दो, रिजाइन। और माइनर कभी भी मेंबर 1 पर्सन नहीं बन सकता, और सेक्शन 8 कंपनी कभी भी ओपीसी नहीं बन सकती। हाँ, जो ओपीसी है वो एक आम पब्लिक प्राइवेट तो बन सकती है, लेकिन सेक्शन 8 वाली कंपनी में कन्वर्ट करने पे रोक है। फाइनेंस का काम करने पे भी, एनबीएफसी बनाने पे भी रोक है। लिख लोगे? बहुत बढ़िया, ये भी नहीं लिखा था कईयों ने। क्लियर है ये? तो इस तरह से ये सोल्व हो गया। क्वेश्चन में क्या क्या था, कर लोगे?